1945 मई में बर्लिन की नष्ट हो चुकी सड़कों पर ठंडे खून से गोली मारी गई महिलाओं के शव पड़े थे। वे सैनिक नहीं थीं, वे महिलाएं थीं, नागरिक, नर्सें, श्रमिक, किशोरियां। कुछ को राइच की अंतिम रक्षा में हथियार सौंपे गए थे, अन्य सिर्फ छिपने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन सभी को लक्ष्य के रूप में चिह्नित किया गया था। सोवियत कब्जे के दौरान शहर में सामूहिक बलात्कार, व्यवस्थित यातनाएं और तात्कालिक फांसी दी गई। बिना कानून और नियंत्रण के हजारों महिलाओं का शिकार किया गया, उनका चयन किया गया, उनका शोषण किया गया और उन्हें समाप्त कर दिया गया। कुछ को राइफल पकड़े होने के कारण गोली मार दी गई। अन्य महिलाएं निरंतर यौन हमलों के बाद मर गईं। अस्पतालों, शरण स्थलों, मठों और सड़कों पर यह आतंक बिना रुकावट के दोहराया गया। क्या ने नाजीवाद पर जीत को जर्मन महिलाओं के लिए एक दुःस्वप्न में बदल दिया? और क्यों इन अपराधों को इतिहास से चुप कर दिया गया? बर्लिन जल रहा है, तीसरे रेख का आखिरी नर्क। 1945 अप्रैल। बर्लिन, जो कभी नाजी साम्राज्य की प्रभावशाली राजधानी था, अब धधकते मलबे का एक श्मशान बन चुका है। सैनिकों के परेड के लिए डिजाइन किए गए भव्य मार्ग अब आग और गोलीबारी के गलियारों में बदल चुके हैं। यह शहर, जो नाजी सत्ता का केंद्र था, अपने अंतिम क्षणों का सामना कर रहा था। लाल सेना की ऑपरेशन बर्लिन 16 अप्रैल को शुरू हुई, जब 3 सोवियत मोर्चे ओडर नदी से जर्मन राजधानी की ओर बढ़े। झूकोव का पहला बेलारूसी मोर्चा पूर्व से, कोनेव का पहला यूक्रेनी मोर्चा दक्षिण पूर्व से और रोकोसोव्स्की का दूसरा बेलारूसी मोर्चा उत्तर से। 2 मिलियन से अधिक सैनिकों, 6,285 टैंकों और 41,600 आर्टिलरी के साथ ये फौज नाजीवाद पर अंतिम प्रहार करने वाली थी। स्टालिन ने आदेश दिया था कि बर्लिन को पश्चिमी सहयोगियों से पहले लिया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाल ध्वज ही शहर के मलबे पर लहराए। यह केवल एक सैन्य लक्ष्य नहीं था, बल्कि 27 मिलियन सोवियत नागरिकों की मौत का बदला था, जो जर्मन आक्रमण के बाद मारे गए थे। राजधानी की रक्षा जनरल हेलमुट वेडलिंग के नेतृत्व में मुश्किल से कोई प्रतिरोध पेश कर पाई। 8 लाख नाममात्र रक्षा करने वालों में से अधिकतर अप्रशिक्षित भर्तियां थीं। हिटलर युद्ध के किशोर, वोल्क्सटर्म के बुजुर्ग और मजबूर श्रमिक। केवल लगभग 45,000 सैनिक अनुभवी थे, मुख्य रूप से एसएस, जो जानते थे कि उन्हें दया नहीं मिलेगी। शहर एक अस्थायी किले में बदल चुका था, जिसमें मलबे की बैरिकेड्स, पलटी हुई ट्रैम और फर्नीचर थे। कुछ मेट्रो स्टेशन सोवियत आक्रमण को धीमा करने के लिए जानबूझकर जलाए गए, जिससे सैकड़ों नागरिकों की मौत हुई। बर्लिनवासी, जिन्होंने वर्षों तक सहयोगी बमबारी सहन की थी, अब शहरी युद्ध के आतंक का सामना कर रहे थे। शोर असहनीय था। गोलियां, गिरते हुए भवन, घायल लोगों की चीखें और संकरी सड़कों पर बढ़ते हुए टैंक। दिनचर्या बचे रहने के संघर्ष में बदल चुकी थी। आधिकारिक राशन में मुश्किल से 1000 कैलोरी होती थी। पानी सार्वजनिक पंपों से लिया जाता था। बिजली कभी कभी आती थी और गैस लगभग न के बराबर था। अधिकांश लोग आलू, शलजम और काले रोटी पर जीवित रहते थे। कभी कभी घोड़े या पालतू जानवरों का मांस मिल जाता था। काले बाजारों में एक सिगरेट को एक छोटी रोटी के टुकड़े के बदले बदला जा सकता था। जनता का मानसिक स्थिति डर और निराशा के बीच झूल रही थी। गोएबेल्स की प्रचार सामग्री अब क्रूर मजाक लगने लगी थी। दीवारों पर एक नारा लिखा था, हर जर्मन अपनी राजधानी को अपनी जान से बचाएगा। लेकिन अधिकांश अब विजय पर विश्वास नहीं करते थे, वे सिर्फ जीवित रहना चाहते थे। डर को उचित ठहराया जा सकता था। नाजी प्रचार ने सोवियत सैनिकों को रक्त पिपासु एशियाई बारबारों के रूप में चित्रित किया था, वही अमानवीय भाषा जो नाजियों ने रूसियों के खिलाफ इस्तेमाल की थी। प्रुशिया और सिलीशिया में अत्याचारों की कहानियां फैल रही थीं, जहां हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए थे। कई परिवार सोवियत हाथों में गिरने से पहले सामूहिक आत्महत्या करने पर विचार कर रहे थे। इसी बीच चांसलरी के बंकर में हिटलर एक भूतिया युद्ध चला रहा था। उसके आदेश वास्तविकता से मेल नहीं खाते थे। वह मौजूद नहीं होने वाली डिवीजनों से पलटवार की मांग करता था और जनरलों को कायरता के लिए फटकारता था जब वे ईमानदारी से रिपोर्ट करते थे। पार्किंसंस से शारीरिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से अस्थिर, वह गुस्से और उदासीनता के बीच झूलता रहता था। 30 अप्रैल को हिटलर ने एवा ब्राउन के साथ आत्महत्या की, जिनसे उन्होंने एक दिन पहले विवाह किया था। उनके शवों को चांसलरी के बगीचे में जलाया गया, जबकि युद्ध कुछ मीटर दूर जारी था। अगले दिन गोएबेल्स ने भी वही किया। अपने 6 बच्चों को साइनाइड से झर देकर मार डाला। 2 मई को
जनरल वेडलिंग ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण का आदेश दिया। जर्मन सैनिकों ने हथियार डाल दिए। हजारों ने सोवियत घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की। पश्चिमी सेनाओं के पास आत्मसमर्पण करने के लिए यह जानकर कि वे अधिक जीवित रहने की संभावना रखते थे। जब लाल ध्वज रेजस्टैग पर फहराया गया तो 1 लाख से अधिक जर्मन सैनिक मारे गए थे और 1,25,000 से अधिक युद्धबंदी बनाए गए थे। लेकिन आत्मसमर्पण का मतलब शांति नहीं था। बिना किसी प्रशासनिक संरचना के और विजयी और शराब के नशे में डूबे सोवियत सैनिकों के साथ बर्लिन किसी का नहीं था। सड़कों पर बिना दफनाए शव पड़े थे और नागरिक पानी, भोजन या शरण की तलाश में थे। जर्मन महिलाओं के लिए असली आतंक अभी शुरू हो रहा था। यह युद्ध का अध्याय, जो एक उपसंहार से कहीं ज्यादा था, उनके लिए सबसे अंधेरा पल था। एक दुःस्वप्न जहां उनके शरीर युद्ध के आखिरी मैदान बन गए थे, उस संघर्ष का जो 6 वर्षों तक दुनिया को खा चुका था। लाल तूफान, जर्मन महिलाओं के खिलाफ सोवियत बदला। जो हिंसा जर्मन महिलाओं पर उतारी गई वह न तो स्वाभाविक घटना थी और न ही यादृच्छिक, बल्कि यह योजनाबद्ध प्रतिशोध, युद्ध प्रचार, नैतिक पतन और एक सैन्य संस्कृति का परिणाम थी जो चुपचाप यौन हिंसा को युद्ध का आंतरिक हिस्सा मानती थी। यह सब जून 1941 में ऑपरेशन बारबारोसा के साथ शुरू हुआ, जब हिटलर ने मोलोटोव रिबेनट्रॉप संधि को तोड़ा और सोवियत संघ पर आक्रमण किया। यह एक पारंपरिक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह नाजी नस्लवादी विचारधारा के तहत सोची गई एक व्यवस्थित विनाश युद्ध थी। पूर्व का सामान्य योजना स्लाव जनसंख्या की उन्मूलन या दास्ता की बात करता था, ताकि जर्मन उपनिवेशों के लिए जीवन स्थान लेबेंसराउम बनाया जा सके। यह सर्वनाशात्मक दृष्टिकोण निर्देशों में रूपांतरित हुआ, जो राजनीतिक कमिश्नरों, सशस्त्र प्रतिरोधों और यहूदियों को मारने का आदेश देते थे, चाहे वे लड़ाई में हों या नहीं। जर्मन सैनिकों ने अभूतपूर्व विध्वंस का रास्ता छोड़ा। पूरे गांवों को नष्ट कर दिया गया, उनके निवासियों को मार डाला या गुलाम मजदूरी के लिए निर्वासित कर दिया गया। जलती हुई जमीन की नीति, जिसे जर्मन सैनिकों की वापसी के दौरान लागू किया गया, पीड़ा को और बढ़ा दिया। जलते हुए खेत, मारे गए मवेशी, जहरीले कुएं और नष्ट हुई इंफ्रास्ट्रक्चर। सोवियत कष्टों की कोई सीमा नहीं थी। 27 मिलियन नागरिकों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें 8.7 मिलियन सैनिक और 18 मिलियन से अधिक नागरिक शामिल थे। लेनिनग्राद ने 900 दिनों का घेराव सहा, जिसमें 8 लाख लोग भूख, ठंड या बमबारी से मारे गए। स्टालिनग्राद में घर घर लड़ाई में 9 लाख सैनिक मारे गए। बाबी यार, कीव के पास में जर्मन विशेष दस्ता ने 2 दिनों में 33,000 सोवियत यहूदियों को गोली मार दी। यौन हिंसा भी इस आक्रमण का हिस्सा थी। ऐतिहासिक अध्ययन ने जर्मन सैनिकों द्वारा किए गए व्यवस्थित बलात्कारों का दस्तावेजीकरण किया, खासकर यूक्रेन और बेलारूस में। हालांकि ये हॉलोकॉस्ट जितने संगठित नहीं थे, लेकिन ये हमले व्यापक थे और अक्सर पीड़ितों की हत्या के साथ समाप्त हो जाते थे। स्लावों का अमानवीकरण करने से कई सैनिकों ने इन कार्यों को अपराध के रूप में नहीं, बल्कि निम्न जाति के खिलाफ उचित कृत्य के रूप में देखा। जब सोवियत सैनिक आखिरकार 1945 में जर्मन सीमाओं को पार किए, तो वे केवल हथियारों से नहीं, बल्कि एक लगभग बाइबल प्रतिशोध की भावना से लदे थे। कई सैनिकों ने अपने घरों को नष्ट होते और अपने परिवारों को नरसंहार होते देखा था। कुछ अपने मृत प्रियजनों की तस्वीरें लेकर चल रहे थे, उनका बदला लेने का संकल्प लेकर। सोवियत प्रचार ने इन प्रवृत्तियों को शांत करने के बजाय जानबूझकर बढ़ावा दिया। लेखक इलिया एरेनबर्ग ने उत्तेजक लेख प्रकाशित किए, जिनमें वाक्यांश थे: अगर तुमने कम से कम एक जर्मन को हर दिन नहीं मारा तो तुमने उस दिन को व्यर्थ किया। अगर तुमने एक जर्मन मारा तो दूसरे को मारो। हमें जर्मन शवों से ज्यादा खुशी कुछ नहीं मिलती। ये लेख, जो लाखों पर्चों में वितरित किए गए, ने सभी जर्मनों को वैध लक्ष्य बना दिया। हालांकि जनवरी 1945 में स्टालिन ने जर्मन नागरिकों के साथ सही व्यवहार करने का आदेश दिया था, परंतु मानसिक आघात पहले ही हो चुका था। लाखों सैनिकों ने यह विचार आत्मसात कर लिया था कि हर जर्मन को सजा मिलनी चाहिए। दुश्मन सेना और नागरिकों के बीच का अंतर पूरी तरह से मिट चुका था। वे सैनिक जो बर्लिन में घुसे थे, वे मुख्य रूप से युवा किसान थे जिनकी शिक्षा सीमित थी। कई ने युद्ध से पहले कभी अपने गांवों को नहीं छोड़ा था। उनके लिए 4 वर्षों का संघर्ष अत्यधिक हिंसा को सामान्य बना चुका था। मृत्यु और क्रूरता के लगातार संपर्क ने उनके नैतिक बंधनों को कमजोर कर दिया था। कई कारकों ने इस निरंकुशता को बढ़ावा दिया,
सैनिक एक अत्यधिक कठोर अनुशासनात्मक व्यवस्था के तहत काम कर रहे थे। आदेश संख्या 270 और संख्या 227 एक कदम भी पीछे नहीं के तहत बिना आदेश के आत्मसमर्पण या पीछे हटना धोखाधड़ी माना जाता था, जिसे तात्कालिक मृत्यु से दंडित किया जाता था। हजारों सोवियत सैनिकों को अपने अधिकारियों ने मामूली अपराधों पर गोली मार दी। यह क्रूर वातावरण हिंसा को नियंत्रण का तरीका मानता था। इसमें एक महत्वपूर्ण कारक यह भी था, शराब। बर्लिन की शराब की भट्टियों और डिस्टिलरीज ने सैनिकों को भारी मात्रा में शराब दी, जिनके पास कभी इतनी मात्रा में शराब का पहुंच नहीं था। अधिकारी अक्सर युद्ध से पहले और बाद में वोडका वितरित करते थे। परिणाम स्वरूप एक स्थायी रूप से नशे में डूबी सेना का निर्माण हुआ। इस विस्फोटक संदर्भ में जर्मन महिलाएं दुश्मन के प्रतीक और प्रतिशोध के मुख्य लक्ष्य बन गईं। उन्हें निर्दोष नागरिकों के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि नाजी व्यवस्था के एक अभिन्न हिस्सा के रूप में देखा गया था। वे माताएं जो वेयरमख्त के लिए बच्चों को जन्म देती थीं, पत्नियां जो सैनिकों का समर्थन करती थीं जो अत्याचार करते थे, और शस्त्रागारों में काम करने वाली श्रमिक महिलाएं। यौन हिंसा एक सामूहिक प्रतिशोध के रूप में बदल गई। एक तरीका था न केवल सीधे पीड़ितों को बल्कि उनके माध्यम से पूरे जर्मनी को अपमानित करने का। एक लेफ्टिनेंट ने अपनी परिवार को लिखा, बर्लिन हमारा पुरस्कार है, उसकी महिलाएं भी। एक अन्य सैनिक ने कबूल किया, हम उनके लिए कुछ भी महसूस नहीं करते, वे फांसीवादी हैं। हमने स्टालिनग्राद में दया दिखाई और देखो उन्होंने हमें क्या किया। बर्लिन में दया नहीं होगी। सोवियत उच्च कमांड ने सैनिकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए निर्देश जारी किए थे, जैसे आदेश संख्या 06, जिसमें अनुशासन बनाए रखने और नागरिकों का सम्मान करने का आदेश था। हालांकि इन आदेशों को लागू करना लगभग असंभव था। लाल सेना का विशाल आकार, जिसमें लाखों सैनिकों को शत्रु भूमि में भेजा गया था, किसी भी प्रभावी निगरानी को कठिन बना देता था। शहरी युद्ध की उलझन ने अधिकारियों के नियंत्रण को और भी कठिन बना दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण, कई कमांड स्तरों पर चुपचाप मिली भगत थी। कई अधिकारी इन हमलों में शामिल थे या उन्हें अपने सैनिकों के लिए इनाम के रूप में सहन करते थे। कुछ बस एक तरफ देख रहे थे, यह मानते हुए कि युद्ध के समय में यह अनिवार्य था। जनरल सोकोलोव्स्की, जब उन्हें बड़े पैमाने पर बलात्कारों के बारे में सूचित किया गया था, तो उन्होंने कथित तौर पर जवाब दिया, यह हमेशा होता है, हम मानव स्वभाव को नहीं बदल सकते। एक परेशान करने वाली घटना यह थी कि कुछ सोवियत महिलाएं जो वर्दी में थीं भी शामिल हो गईं। कुछ ने जर्मन नागरिकों की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दुश्मन के साथ सहानुभूति रखने के लिए दंडित किया गया। अन्य ने चुप्पी साध ली या हमलों को बढ़ावा दिया, ये मानते हुए कि यह ऐतिहासिक न्याय था। एक नर्स ने बाद में कहा, हमने हर चीज को जर्मन से नफरत की। जब हम देखते थे कि क्या हो रहा है तो हम सोचते थे वे हमारी महिलाओं जैसा कष्ट भोगे। हिंसा उम्र या स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करती थी। 10 साल की लड़कियां, 80 साल की बुजुर्ग महिलाएं, नन, गर्भवती महिलाएं सभी पीड़ित थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एक महिला ने नाजी शासन का समर्थन किया था या अगर वह उसकी पीड़िता थी। जर्मन होना उसे लक्ष्य बना देता था। कुछ पीड़ितों में वे यहूदी महिलाएं भी थीं जो हॉलोकॉस्ट से बचने के लिए छिपी थीं, लेकिन अब उन्हें इस नई आतंक के रूप में सामना करना पड़ा। हमलों की प्रकृति यह दिखाती है कि यह केवल यौन संतुष्टि का मामला नहीं था, बल्कि एक प्रकार की प्रभुत्व और व्यवस्थित अपमान था। कई महिलाओं के साथ बार बार बलात्कार किया गया, कभी कभी दर्जनों सैनिकों द्वारा, उनके परिवारों के सामने या सार्वजनिक स्थानों पर। कुछ महिलाओं को उनके पराजय का एक स्पष्ट प्रतीक के रूप में शारीरिक रूप से चिह्नित किया गया। अन्य महिलाएं दिनों दिन यौन गुलाम के रूप में सोवियत सैनिकों द्वारा पकड़ ली जाती थीं। सबसे दुखद बात यह थी कि इसके बाद जो आधिकारिक चुप्पी थी, स्टालिन को यूरोप को फांसीवाद से मुक्त करने वाले नायक की छवि को धूमिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन अपराधों की रिपोर्टों को वर्गीकृत किया गया था या नष्ट कर दिया गया था। सैनिकों को अभियान के इन पहलुओं के बारे में बात करने के निर्देश दिए गए थे। दशकों बाद जब इतिहासकारों ने इन अपराधों को दस्तावेजीकृत करने की कोशिश की, तो उन्हें बंद फाइलों, सेंसर शुदा गवाहियों और एक आधिकारिक कहानी मिली जो घटनाओं को नकारती या कम करके आंकती थी। ये चुप्पी की साजिश एक और स्तर का आघात जोड़ देती थी। वे न केवल पीड़ित थीं, बल्कि अब उनका दर्द आधिकारिक इतिहास द्वारा नकारा गया था। बर्लिन में मानव शिकार, जब महिला होना मौत की सजा बन गई। 1945 मई के पहले दिनों में,
जब बर्लिन में औपचारिक लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, शहर में एक डरावनी स्थिति स्थापित हो गई, जिसे जीवित बचने वालों ने डाई जैग शिकार के रूप में वर्णित किया। यह सैन्य अभियानों का अनुशासन नहीं था, बल्कि एक व्यवस्थित शिकार था जहां महिलाएं शिकार बन गईं। यह पीछा पहचानने योग्य पैटर्नों, विशिष्ट समयों और बार बार होने वाले तरीकों का अनुसरण करता था, जो इसकी संगठित प्रकृति को उजागर करते थे। शिकार के घंटे सभी बर्लिन की महिलाओं द्वारा जानी जाती थीं। यह आमतौर पर सूर्यास्त के बाद शुरू होते थे, जब सोवियत सैनिकों ने अपनी ड्यूटी समाप्त कर ली थी और पर्याप्त शराब पी ली थी। 3 से 10 पुरुषों के समूह बनते थे, जो सड़कों, खाली इमारतों और एयर राइफ्यूज में घूमते थे, जहां कई नागरिक छिपे होते थे। महिलाएं चेतावनी संकेतों को पहचानना सीख गईं। सीढ़ियों पर सैन्य बूट, शराबी हंसी, दीवारों पर जलती हुई टार्च की आवाज। एक सामान्य पैटर्न था भूमिगत शरणों में व्यवस्थित खोज। ये स्थल, जो बमबारी के दौरान अनगिनत जिंदगियों को बचाने में सहायक थे, अब मौत की जाल बन गए थे। सैनिक टॉर्च लेकर घुसते थे, अंधेरे में डर से कांपते हुए नागरिकों के चेहरों पर रोशनी डालते थे और सबसे युवा महिलाओं का चयन करते थे। कभी कभी वे दुभाषिए का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अधिकतर वे सरल इशारों या फ्राउ, कॉम, महिला, आओ जैसी बुनियादी जर्मन वाक्यांशों का उपयोग करते थे, जो उन्होंने विशेष रूप से सीखा था। प्रतिरोध करना असंभव था। कुछ जर्मन पुरुष, सामान्यतः बुजुर्ग, किशोर या घायल, जो अपने परिवारों की रक्षा करने की कोशिश करते थे, उन्हें तुरंत गोली मार दी जाती थी। कभी कभी बायोनेट्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि गोलियों की बर्बादी न हो। एक जीवित बची महिला ने बताया कि कैसे उसके 68 वर्षीय पिता ने अपनी 16 वर्षीय बेटी की रक्षा करने की कोशिश की। उसे बेहोश होने तक पीटा गया और फिर सैनिकों के हंसी में बार बार चाकू से गोला गया। इस गतिशीलता का एक क्रूर पहलू था दृश्य चयन। सैनिक महिलाओं को रोशन करते थे, उन्हें मवेशी की तरह आंकते थे और उन महिलाओं को चुनते थे जिन्हें वे अधिक आकर्षक मानते थे। चुनी हुई महिलाओं को जोर जोर से चिल्लाते हुए, संघर्ष करते हुए खाली फ्लैट्स, सैन्य वाहनों या गलियों में ले जाया जाता था। कुछ महिलाएं घंटों बाद वापस आईं, आघात में और शारीरिक रूप से नष्ट हो गईं। अन्य कभी वापस नहीं आईं। उनके शव कुछ दिन या सप्ताह बाद मिले, कभी कभी अत्यधिक यातना के संकेतों के साथ। चयन से बचने के लिए महिलाओं ने कई छुपाने के तरीके विकसित किए। कई ने अपनी उम्र बढ़ाने या कम आकर्षक दिखने की कोशिश की। उन्होंने अपने चेहरे पर राख या कीचड़ लगाई, अपने बालों को उलट दिया, बड़ी साइज की बूढ़ी औरतों के कपड़े पहने या बीमारी का बहाना करने के लिए गंदे पट्टियों में लिपट गईं। कुछ महिलाओं ने सिर मुंडवा लिया या दांतों में सड़ी हुई दांतों को दिखाने के लिए कोयला लगाया। कुछ युवा माताएं शिशु के मल से शरीर पर मल देती थीं। ये रणनीतियां कभी कभी काम करती थीं, लेकिन सैनिक जल्दी ही इन भेषों को पहचानने लगे। अन्य महिलाओं ने कुछ दिनों या हफ्तों तक बेहद संकरे स्थानों में छिपने का विकल्प चुना। झूठी छतों में, अलमारी के पीछे, वेंटिलेशन चैनलों में या मलबे से बंद किए गए बेसमेंटों में। एक महिला ने बताया कि वह 3 दिनों तक केवल 40 सेंटीमीटर चौड़े स्थान में चुपचाप पड़ी रही, जबकि नीचे अन्य महिलाओं के हमलों की आवाजें सुन रही थीं। एक अन्य ने 2 हफ्ते एक चिमनी के पाइप में बिताए। जब सैनिक गायब हो गए तो उसे पड़ोसियों ने गुप्त रूप से खाना दिया। महिलाओं ने चेतावनी और संचार के लिए सिस्टम भी विकसित किए। उन्होंने पाइपों पर ठोकर मारने के संकेत तय किए ताकि जब सैनिक आ रहे हों तो एक दूसरे को सूचित कर सकें। अन्य ने निगरानी की शिफ्टों का आयोजन किया, जिसमें लोग खिड़कियों या छतों पर खड़े रहते थे। विल्मर्सडॉर्फ में एक पड़ोसी समूह ने खिड़कियों में विशिष्ट बिस्तरों के साथ बिस्तर के संकेतों का एक सिस्टम विकसित किया ताकि सुरक्षित स्थानों पर छिपने के लिए रास्ते को सूचित किया जा सके। एक विनाशकारी प्रथा शिफ्ट्स या काफिले की थी। एक बार पकड़ने के बाद एक महिला को एक निश्चित स्थान पर रखा जाता था, एक खाली अपार्टमेंट, एक लूटी हुई दुकान, एक सैन्य गोदाम, जहां दिनों तक उसे हमलावरों द्वारा बारी बारी से आक्रमण करने की व्यवस्था की जाती थी। चिकित्सा साक्ष्य ने दस्तावेज किया कि महिलाओं के साथ 30, 40 या उससे अधिक सैनिकों द्वारा लगातार बलात्कार किए गए। कुछ महिलाओं की आंतरिक रक्तस्राव या आघात शॉक से मौत हो गई। अन्य शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी नष्ट हो गईं कि वे कभी ठीक नहीं हो पाईं। हिंसा केवल यौन हमलों तक सीमित नहीं थी। कई महिलाओं को यातनाओं, शारीरिक अपमान और हत्याओं का सामना करना पड़ा, जो अक्सर केवल मजा के लिए या प्रतिशोध की अभिव्यक्ति के रूप में थी। एक सामान्य पैटर्न था उन पीड़ितों की हत्या करना
जिन्होंने अत्यधिक प्रतिरोध किया था या जो इतनी घायल हो गई थीं कि वे फिर से इस्तेमाल नहीं की जा सकती थीं। विधियों में भिन्नता थी। नजदीकी गोलियां, गला घोंटना और राइफलों के बटों से गंभीर चोटें। न्यूकोल्न और क्रॉइसबर्ग जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक यातनाओं के संकेतों के साथ महिलाओं के शव पाए गए, जिसमें यौन अंगों की हत्याएं, स्तनों की कटाई और आंतरिक अंगों की निकासी शामिल थी। डॉक्टर फ्रांस कोनिगहॉस ने 1 से 15 मई 1945 तक केवल मोआबिट जिले में 187 महिलाओं की हत्याओं का दस्तावेजीकरण किया जो यौन यातना के लिए हुई थीं। जो महिलाएं हथियारबंद या प्रतिरोध से जुड़ी थीं, उनके लिए एक विशेष रूप से क्रूर अंतिम परिणाम था। युद्ध के अंतिम चरणों में हिटलर की कुल रक्षा नीति के तहत कुछ महिलाएं वॉल्क्सटुर्म या एसएस सहायकों के साथ जुड़ गई थीं। कुछ के पास अपनी रक्षा के लिए अपने घरों में हथियार थे। जब उन्हें हथियारों के साथ पकड़ा गया तो उन्हें सामान्य सैनिकों के रूप में नहीं माना गया। उन्हें शार्प शूटर या आतंकी के रूप में वर्गीकृत किया गया और तत्काल फांसी दी जाती थी, अक्सर सामूहिक बलात्कार के बाद। एक सोवियत सैनिक ने पंकव में एक घटना का वर्णन किया। हमने 5 महिलाओं को राइफलों के साथ पाया। उनमें से सबसे बड़ी 20 साल से ज्यादा नहीं होगी। सभी ने वॉल्क्सटुर्म के बैज पहने थे। कमांडर ने आदेश दिया कि उन्हें आंगन में ले जाया जाए। मैंने सोचा कि उन्हें पूछताछ किया जाएगा, लेकिन वे बस दीवार के खिलाफ खड़ी थीं और गोली मार दी गई। बाद में उनके शव वहीं छोड़ दिए गए थे ताकि अन्य फांसीवादियों के लिए चेतावनी दी जा सके। इन अत्याचारों के परिदृश्य में सामान्य विशेषताएं साझा की गई थीं। ऐसे स्थान जहां पीड़ित पूरी तरह से अलग थलग और असुरक्षित थीं। शेनबर्ग के एक मातृत्व क्लिनिक में एक सैनिकों का समूह ने न केवल नर्सों पर हमला किया, बल्कि उन मरीजों पर भी हमला किया जो अभी अभी बच्चे को जन्म दे चुकी थीं, कुछ तो अभी भी ड्रिप्स से जुड़े हुए थीं। स्कूल, जिन्हें अक्सर अस्थायी शरण के रूप में उपयोग किया जाता था, अक्सर लक्ष्य बनते थे। लीबनिज स्कूल में एक ही दिन में कम से कम 87 महिलाओं और लड़कियों पर हमला किया गया, जब एक सोवियत आर्टिलरी यूनिट ने वहां अपना कमांड पोस्ट स्थापित किया। विशेष रूप से परेशान करने वाले थे धार्मिक संस्थाओं पर हमले। कई मठों पर आक्रमण किया गया और सिस्टर्स को व्यवस्थित रूप से बलात्कार का सामना करना पड़ा, उनके धार्मिक स्थिति के बावजूद, या शायद इसलिए क्योंकि वे एक विशेष रूप से शक्तिशाली शुद्धता का प्रतीक थीं जिसे अपवित्र किया जाना था। मिटे में संत इसाबेल के कैथोलिक मठ में जीवित बचे लोगों ने बताया कि कैसे सिस्टर्स को उनकी उम्र के अनुसार व्यवस्थित किया गया था और सबसे युवा को 3 दिनों तक निरंतर शोषण के लिए अलग कर लिया गया था। एक दुखद घटना जबरन स्वीकृत स्वयंसेवकों का थी। जब महिलाओं के बड़े समूहों को खोजा गया तो कभी कभी सैनिकों ने उन्हें स्वयंसेवी बनने के लिए कहा ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। यह भयानक तर्क था कि यदि कुछ महिलाएं बलिदान करती हैं तो अन्य को माफ कर दिया जाएगा। हालांकि यह वादा शायद ही कभी पूरा हुआ। यह तंत्र विकराल नैतिक दुविधाओं को जन्म देता था और उस अपराध बोध को बढ़ाता था जो दशकों तक बना रहा। माताएं अपनी बेटियों को बचाने के लिए खुद को प्रस्तुत करती थीं, बड़ी बहनें छोटी बहनों को बचाने के लिए। पत्रकार उर्सुला वॉन कार्डॉर्फ, जिन्होंने इन घटनाओं को गुप्त रूप से दस्तावेजीकरण किया, ने लिखा, हमारे भवन की 5 महिलाओं के बीच एक समझौता था। जब हमें लगता था कि वे आ रहे हैं तो हम में से एक बाहर जाती थी ताकि वे अन्य महिलाओं को न खोजें। हम शिफ्टों का निर्धारण करते थे। मैं 2 बार गई। इसके बाद मैं खुद को शीशे में नहीं देख पा रही थी। ये मेरे साथ क्या हुआ इसके कारण नहीं, बल्कि इस वजह से कि मैं क्या बन गई, एक महिला जो स्वेच्छा से अपनी बलात्कार की ओर बढ़ती है। लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। शिकार कभी कभी हमलावरों के लिए एक अनुष्ठानात्मक रूप ले लेता था। संपूर्ण यूनिटें सफारी आयोजित करती थीं, जहां सैनिक अधिकतम महिलाओं को पकड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। पीड़ितों को चाक या पेंट से चिह्नित किया जाता था ताकि यह संकेत मिले कि उन्हें पहले इस्तेमाल किया जा चुका था। इन घटनाओं में शराब मुक्त रूप से बहती थी और अधिकारी अक्सर इसमें भाग लेते थे या निगरानी करते थे। इसे एकता की भावना निर्माण की गतिविधि बना देते थे। एक अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली बात यह थी कि कई हमले सामूहिक और सार्वजनिक रूप से किए गए थे। शांति के समय में यौन हिंसा आमतौर पर छिपी रहती है, लेकिन बर्लिन में बलात्कार अक्सर सार्वजनिक रूप से किए जाते थे, गवाहों के सामने, जिनमें अन्य सैनिक, पीड़िता के परिवार या नागरिक भी शामिल थे। इस प्रदर्शनात्मक आयाम ने अपमान को बढ़ाया और पूरी तरह से प्रभुत्व का संदेश दिया। केवल पीड़िता का बलात्कार नहीं किया गया, बल्कि उसकी गोपनीयता, गरिमा
और सामाजिक स्थिति को नष्ट कर दिया गया। पीड़ितों के बीच मृत्यु दर अत्यंत उच्च थी। कुछ महिलाएं सीधे चोटों से मर गईं, आंतरिक रक्तस्राव, सिर में चोटें, गला घोंटना। अन्य महिलाएं संक्रमण से मर गईं क्योंकि घावों को शायद ही कभी उचित चिकित्सा ध्यान दिया गया था। कई महिलाएं गर्भपात के कारण उत्पन्न जटिलताओं के कारण हफ्तों बाद मर गईं। इतिहासकारों का अनुमान है कि बर्लिन में कब्जे के पहले हफ्तों में लगभग 8,000 से 15,000 महिलाएं सीधे यौन हिंसा के परिणाम स्वरूप मारी गईं। इस त्रासदी का एक और आयाम पुरुष नागरिकों की प्रतिक्रिया थी। जब अधिकांश युवा जर्मन पुरुष मर चुके थे, बंदी बना लिए गए थे या छिपे हुए थे, तब महिलाओं को लगभग बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया। जो कुछ पुरुष वहां मौजूद थे, वे एक असंभव दुविधा का सामना कर रहे थे। हस्तक्षेप करना मतलब निश्चित मृत्यु था, हस्तक्षेप न करना मतलब अपने परिवारों की रक्षा न कर पाने का अपराध। कई ने परिवार के सामूहिक आत्महत्या को अंतिम रूप से बचने का तरीका चुना। वांसी में एक डॉक्टर और उसकी पत्नी ने अपनी 3 किशोर बेटियों को साइनाइड से जहर दिया और फिर आत्महत्या कर ली, एक नोट छोड़ते हुए जिसमें उन्होंने बताया कि वे एक साथ मरना पसंद करते थे, बजाय इसके कि वे अपनी बेटियों को एशियाई द्वारा अपमानित होते देखें। इसी तरह के मामले बढ़े। पूरे परिवारों ने निरंतर अपमान और आतंक से बचने के लिए मौत को चुना। आतंक के अस्पताल जब चिकित्सा अपराध का साक्षी बनी। जब बर्लिन में लड़ाई समाप्त हुई तो स्वास्थ्य प्रणाली उतनी ही नष्ट हो चुकी थी जितनी की इमारतें। युद्ध से पहले के 60 अस्पतालों में से मुश्किल से 10 आंशिक रूप से काम कर रहे थे। बमबारी से क्षतिग्रस्त इमारतें, दवाओं की गंभीर कमी, स्टाफ की कमी और बुनियादी सेवाओं का अभाव चिकित्सा देखभाल को एक लगभग असंभव चुनौती बना रहे थे। बर्लिन के अस्पताल एक नई लड़ाई की पहली पंक्ति में बदल गए। यौन हिंसा से बर्बाद शरीरों और मानसिकताओं को ठीक करने के लिए संघर्ष। पारंपरिक रूप से बर्लिन के सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा केंद्र चैरिटे अस्पताल ने एक समन्वित प्रतिक्रिया स्थापित करने का प्रयास किया। डॉ. फर्डिनेंड सॉयरब्रुच के निर्देशन में यौन हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए विशेष क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। पुनः प्राप्त किए गए चिकित्सा अभिलेख एक झकझोरने वाली विंडो प्रस्तुत करते हैं कि त्रासदी का कितना बड़ा आकार था। 1945 मई के पहले 3 हफ्तों के दौरान अस्पताल में 3,700 से अधिक महिलाओं का इलाज किया गया, जो यौन हिंसा से संबंधित आघातों से ग्रस्त थीं, जो सभी नागरिकों के प्रवेश का लगभग 60% था। निदान में डरावनी समानता थी। योनि और गुदा में फटे, श्रोणि में चोटें, आंतरिक रक्तस्राव, अत्यधिक हिंसा के परिणाम स्वरूप हड्डियों के टूटने, मस्तिष्क आघात। डॉ. वॉल्टर स्टोकल, जो गायनकोलॉजी विभाग के प्रमुख थे, ने लिखा, हम एक अभूतपूर्व घटना का सामना कर रहे हैं। जो चोटें हम रोजाना देख रहे हैं वे पहले की तुलना में अधिक गंभीर और संख्या में अधिक हैं। हम यौन हमले के अलग अलग मामले नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक व्यवस्थित यौन हिंसा के परिणाम देख रहे हैं। चिकित्सा बुनियादी ढांचा पूरी तरह से अभिभूत था। सर्जन मध्यकालीन परिस्थितियों में ऑपरेशन कर रहे थे, उचित एनेस्थीसिया के बिना। जब कभी मिलते थे तो शराब में सैनिटाइज किए गए उपकरणों के साथ या बस उबालते हुए पानी में धोने के साथ। सर्जिकल कमरे बत्ती के बिना काम कर रहे थे जब बिजली की कटौती होती थी। मेडिकल स्टाफ 18 से 20 घंटे की शिफ्टों में काम कर रहे थे। ऑपरेशन के बीच में थककर अस्थायी बेड पर गिर पड़ते थे। बुनियादी आपूर्ति की कमी थी। पट्टियां धोकर फिर से इस्तेमाल की जाती थीं जब तक वे पूरी तरह से खत्म न हो जाएं। एंटीबायोटिक्स केवल गंभीर सेप्सिस के मामलों के लिए बचाए जाते थे। ट्रांसफ्यूजन सीधे दाता से रोगी तक किया जाता था। आयोडीन को अधिक से अधिक पतला किया जा रहा था, जिससे उसकी प्रभावशीलता घट रही थी। जब मोर्फिन खत्म हो जाता था तो डॉक्टरों को शराब को एकमात्र दर्द निवारक के रूप में उपयोग करना पड़ता था। मानव संसाधन भी सीमित थे। कई जर्मन डॉक्टर भाग गए थे, नाजी पार्टी से उनके जुड़ाव के कारण प्रतिशोध से डरते हुए। अन्य को जबरदस्ती मोर्चे पर भेज दिया गया था। जो डॉक्टर बच गए थे वे ज्यादातर बुजुर्ग, अनपढ़ छात्र या जर्मन यहूदी डॉक्टर थे, जिन्होंने छिपकर बचाव किया था और फिर मदद के लिए बाहर आए, जैसे डॉ. लिली जाहन, जो रावेंसब्रुक की जीवित बची थीं। एक सबसे मूल्यवान गवाही डॉ. अन्ना मारी ड्यूरेंड वेवर की है, जो एक एंटी नाजी स्त्री रोग विशेषज्ञ थीं। अपने डायरी में उन्होंने लिखा, वे सामान्य मरीज नहीं हैं, वे गहरे सदमे में आती हैं, बोलने या रोने में असमर्थ होती हैं। कई महिलाएं अपना नाम नहीं बताती, केवल एक और के रूप में पहचान करती हैं।
कुछ महिलाओं के पास ऐसे घाव होते हैं जिन्हें मैंने अपनी 25 साल की प्रैक्टिस में कभी नहीं देखा। सिर्फ शारीरिक नुकसान नहीं है, उनके भीतर कुछ टूटा हुआ है जो शायद कभी ठीक ना हो सके। ड्यूरेंट वेवर ने अत्यधिक क्रूरता के मामलों का दस्तावेजीकरण किया। 13 साल की लड़कियां जिनके घावों के लिए जटिल सर्जिकल पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी, बुजुर्ग महिलाएं जिनके शरीर पर भारी चोटें और फ्रैक्चर थे, गर्भवती महिलाएं जो ट्रॉमेटिक गर्भपात का सामना कर रही थीं। जिस मामले ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह एक 19 वर्षीय लड़की का था जिसे बेहोश करके लाया गया था। कम से कम 25 सैनिकों द्वारा लगातार बलात्कार किया गया और फिर सड़क पर छोड़ दिया गया। चिकित्सा प्रयासों के बावजूद वह ऑपरेशन के दौरान हाइपोवोल्मिक शॉक के कारण मर गई। अंततः सोवियत डॉक्टरों ने पीड़ितों की देखभाल में सहयोग करना शुरू किया, आपूर्ति और स्टाफ प्रदान किया। हालांकि यह सहायता मूल्यवान थी, यह भावनात्मक रूप से जटिल परिस्थितियां उत्पन्न करती थीं। कई मरीजों ने सोवियत डॉक्टरों से इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें नए हमलों का डर था। दूसरी ओर कुछ सोवियत डॉक्टर वास्तविक सहानुभूति और पछतावे के साथ काम करते थे। अपने देशवासियों द्वारा किए गए नुकसान को ठीक करने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। एक प्रमुख चिकित्सा समस्या यौन संचारित रोगों का प्रसार था। कुछ हफ्तों में बर्लिन के डॉक्टरों ने एक अभूतपूर्व सिफिलिस और गोनोरिया महामारी का सामना किया। पेनिसिलिन की कमी, जो मुश्किल से नागरिक उपयोग के लिए उपलब्ध हो रही थी, का मतलब था कि कई संक्रमणों का सही इलाज नहीं किया जा सकता था। चिकित्सा स्टाफ ने पुराने और कम प्रभावी उपचारों का इस्तेमाल किया, जैसे आर्सेनिक और पारा यौगिक, जिनके परिणाम और साइड इफेक्ट्स भिन्न थे। डॉक्टर चार्लोट पॉमर, जो यौन रोगों की विशेषज्ञ थीं, ने अनुमान लगाया कि लगभग 60% महिलाओं ने कोई न कोई संक्रमण पकड़ा था। इनमें से कई महिलाओं को क्रोनिक जटिलताओं का सामना करना पड़ा। श्रोणि में सूजन, बांझपन, प्रतिक्रियाशील आर्थराइटिस और दीर्घकालिक परिणाम जो उनकी सेहत पर दशकों तक असर डालते। अनचाहे गर्भधारण भी एक और बड़ी स्वास्थ्य संकट बन गया। सैकड़ों हजारों जर्मन महिलाएं सोवियत कब्जे के दौरान बलात्कार के परिणाम स्वरूप गर्भवती हो गईं। चिकित्सा अधिकारियों ने गर्भपात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अनौपचारिक प्रणाली स्थापित की। हालांकि यह कानूनी रूप से जर्मन कानून धारा 218 के तहत अवैध था, इसे एक विशेष मानवतावादी आवश्यकता के रूप में सहन किया गया। विशेष चिकित्सा आयोगों का गठन किया गया जो महिलाओं द्वारा प्रमाणित किए गए मामलों के लिए गर्भपात की मंजूरी देते थे, जिन्होंने कहा था कि उन्हें विदेशी सैनिकों द्वारा बलात्कार का शिकार बनाया गया था। ये गर्भपात संकटकालीन परिस्थितियों में किए जाते थे, अक्सर बिना एनेस्थीसिया के। जटिलताएं सामान्य थीं: आंतरिक रक्तस्राव, संक्रमण, गर्भाशय की परफोरेशन। कुछ महिलाओं के लिए यह प्रक्रिया घातक सिद्ध हुई, दूसरों के लिए यह एकमात्र विकल्प था जब वे एक ऐसे बच्चे को जन्म देने के विचार से बचने की कोशिश कर रही थीं, जो एक अत्यधिक दर्दनाक अनुभव का परिणाम था। मोआबिट अस्पताल की एक नर्स ने दर्ज किया, महिलाएं निराश होकर आती हैं, यह प्रार्थना करते हुए कि हमें इसे निकाल दो। वे गर्भवती होने या भ्रूण की बात नहीं करती। वे कहती हैं, रूसी चीज मेरे अंदर है या बस वो। जो महिलाएं अपने गर्भधारण को जारी रखने का निर्णय लेती थीं, चाहे धार्मिक विश्वास, चिकित्सा प्रक्रियाओं का डर या क्योंकि वे अपना हाल बहुत देर से समझ पाई थीं, उन्हें एक अलग प्रकार के आघात का सामना करना पड़ा। कई महिलाओं ने अकेले ही बच्चे को जन्म दिया, उन्हें उनके परिवारों या समुदायों से बाहर कर दिया गया। उनके बच्चे, जिनके शारीरिक लक्षणों से वे अक्सर पहचाने जा सकते थे, उन्हें रूसी बच्चे, रसन किंडर या आक्रमणकारी बच्चों, बेसार्जुंगस किंडर के रूप में कलंकित किया गया। यह पीढ़ी सामाजिक बहिष्कार, स्कूलों में भेदभाव और अपने उत्पत्ति के बारे में मौन से चिह्नित हुई। व्यापक हिंसा के मानसिक प्रभाव शायद आघात का सबसे स्थायी और कम से कम देखभाल किया गया पहलू था। 1945 में युद्ध की स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य का विचार केवल शुरुआत में था। प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध न्यूरोसिस पर किए गए कामों ने कुछ आधार स्थापित किए थे, लेकिन अब जो हम आज के रूप में पहचानते हैं, उस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) के इलाज के लिए कोई विशेष प्रोटोकॉल नहीं थे। विशेष रूप से यौन हिंसा के मामलों में पीड़ितों को अपने मानसिक संसाधनों पर छोड़ दिया गया था और उन्हें कोई विशेषज्ञ सहायता नहीं मिल पाई थी। बर्लिन में उपलब्ध कुछ ही मानसिक रोग चिकित्सक युद्ध न्यूरोसिस के मामलों से अभिभूत थे और वे नागरिक पीड़ितों को केवल सतही देखभाल ही प्रदान कर सकते थे।
इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के कई पेशेवरों ने नाजी यूजेनिक्स नीतियों के साथ अपना सहयोग किया था, जिससे स्थिति और जटिल हो गई थी। पीड़ितों की मानसिक प्रतिक्रियाएं पहचाने जाने योग्य पैटर्नों का अनुसरण करती थीं। कई महिलाओं ने गंभीर लक्षणों का अनुभव किया, स्थायी अनिद्रा, बार बार वही घटनाएं दोहराने वाले दुःस्वप्न, मानसिक रूप से विचलित होने की स्थिति, आत्महत्या की प्रवृत्तियां और विशिष्ट डर, संकरे स्थानों का डर, अंधेरे का डर और सैन्य वर्दी में पुरुषों का डर। आत्महत्या एक सामान्य रास्ता बन गई। रिकॉर्ड्स में 1945 गर्मी के दौरान महिलाओं की आत्महत्या में अत्यधिक वृद्धि का दस्तावेजीकरण किया गया। केवल स्टेग्लिट्स में जून में 40 से अधिक महिलाओं ने आत्महत्या की, जिनमें से कई ने उन हमलों का जिक्र करते हुए नोट छोड़े। सबसे सामान्य तरीका सोडियम ब्रोमाइड की ओवरडोज था। इसके बाद गैस से जहर देना और फांसी लगाना। कुछ महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर आत्महत्या करती थीं, सोवियत पुलिस स्टेशन के सामने या सार्वजनिक चौकों पर, जैसे एक आखिरी विरोध का रूप। एक भयंकर घटना आत्मसंयम से चुप्पी लगाई गई थी। अधिकांश जीवित बचे लोग कभी नहीं बोले कि उनके साथ क्या हुआ था। सामाजिक कलंक, शर्म, अस्वीकृति का डर और इस आघात को संसाधित करने के लिए एक सांस्कृतिक ढांचे की कमी ने कई महिलाओं को अपने अनुभवों को दफन करने के लिए मजबूर किया। इस चुप्पी ने पीढ़ी दर पीढ़ी असर डाला। इसने यह प्रभावित किया कि ये महिलाएं अपने शरीर, उनके साथी और उनके बच्चों के साथ कैसे संबंध बनाती थीं। एक महिला ने ड्यूरंड वेवर से कहा, मैं कभी इसे किसी को नहीं बताऊंगी। अगर मैं कभी शादी करती हूं तो मेरे पति को कभी नहीं पता चलेगा। मैं इसे अपनी कब्र तक ले जाऊंगी। कुछ जीवित बची महिलाओं ने वह विकसित किया जिसे चिकित्सकों ने निष्क्रियता सिंड्रोम कहा, एक प्रकार की स्थायी विच्छेदन स्थिति जिसमें महिला सामान्य कार्यों में तो काम करती थी, लेकिन गहरे भावनात्मक अनुभव या संवेदनाओं को महसूस या व्यक्त करने में असमर्थ होती थी। एक नर्स ने इन मरीजों का वर्णन किया, वे महिलाएं जो चलती हैं और बोलती हैं, लेकिन उनकी आंखें खाली होती हैं, जैसे उनका असली आत्ममयी 1945 में ही फंसा हुआ हो। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इस स्तर के दर्द के संपर्क में लगातार रहने से भी द्वितीयक आघात पैदा हुआ। कई ने अत्यधिक थकान, शराब की लत या गंभीर अवसाद विकसित किया। अन्य ने पेशेवर विश्वास संकट का सामना किया। डॉ. कैथी लीस्टर ने लिखा, मैं रोज सोचती हूं कि क्या हम सच में मदद कर रहे हैं। हम शरीरों को ठीक करते हैं, लेकिन उनकी आत्माओं का क्या? हम महिलाओं को ठीक करके एक ऐसे दुनिया में लौटाते हैं जिसने उन्हें नष्ट कर दिया। क्या यह चिकित्सा है या बस एक और अधिक परिष्कृत यातना? कुछ, जैसे ड्यूरंड वेवर, ने अपनी पीड़ा को सक्रियता में बदल दिया और बाद में महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए संस्थाएं स्थापित की। 1943 में उन्होंने पश्चिमी जर्मनी में परिवार नियोजन पर परामर्श देने वाले पहले केंद्रों में से एक स्थापित किया, जो न केवल चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते थे, बल्कि एक स्थान भी था जहां महिलाएं अपने अनुभवों के बारे में बात कर सकती थीं। जैसे ही बर्लिन शारीरिक पुनर्निर्माण के चरण में प्रवेश कर रहा था, अदृश्य घावों का इलाज किए बिना छोड़ दिया गया था। अस्पतालों ने धीरे धीरे अपनी संचालन क्षमता को पुनः प्राप्त किया। चिकित्सा आपूर्ति नियमित रूप से बहने लगी और शारीरिक आपात स्थितियों में कमी आई। हालांकि मानसिक परिणाम धीरे धीरे प्रकट हो रहे थे और यह एक ऐसा आघात छोड़ रहा था जो पीढ़ियों तक चुपचाप बना रहेगा। जीवित रहना या अपमान। जब शरीर आखिरी मुद्रा बन गया, युद्ध समाप्त होने के बाद बर्लिन न केवल शारीरिक रूप से नष्ट हो चुका था, सामाजिक और आर्थिक तंतु पूरी तरह से विघटित हो चुके थे। बर्लिन वासी बुनियादी जीवन रक्षा के लिए रोज संघर्ष कर रहे थे और हालात मध्यकालीन समय से अधिक मिलते जुलते थे, न कि 20वीं सदी के। राइज का धन मूल्यहीन हो चुका था। आधिकारिक राशन केवल 800-900 कैलोरी रोजाना था, जो शरीर की बुनियादी कार्यप्रणालियों के लिए आवश्यक 2000 कैलोरी से बहुत कम था। अधिकांश जिलों में बिजली नहीं थी, सीवर प्रणाली ढह चुकी थी और गैस लगभग अस्तित्व में नहीं था। पानी को हाथ से चलने वाली पंपों से इकट्ठा करना पड़ता था, जो अक्सर प्रदूषित होता था। 1945-1946 का सर्दी नजदीक आ रहा था और नागरिकों, खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को भूख और ठंड का सामना करना पड़ रहा था। इस परिदृश्य में एक समानांतर अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया, जो वस्तु विनिमय पर आधारित थी। सिगरेटों ने गैर आधिकारिक मुद्रा का रूप ले लिया। एक सिगरेट को एक छोटी रोटी के टुकड़े के बदले में बदला जा सकता था। 5 सिगरेट से एक डॉक्टर की सेवाएं मिल सकती थीं। एक पूरा पैकेट उतना ही मूल्यवान था जितना एक सर्दियों की कोट का।
कॉफी, चॉकलेट और साबुन भी वैकल्पिक मुद्रा के रूप में काम करते थे। आक्रमणकारी सैनिकों के पास इन कीमती वस्तुओं तक विशेष पहुंच थी। उनकी राशन में सिगरेट, चॉकलेट, कॉफी, कंजरव, पेट्रोल और दवाइयां शामिल थीं, जिनकी पहुंच जर्मन नागरिकों के लिए लगभग असंभव थी। एक सोवियत या अमेरिकी सैनिक एक दिन में अपनी सिगरेट की राशन से एक जर्मन पेशेवर के मासिक वेतन के बराबर कमाता था। हजारों जर्मन महिलाओं के लिए विकल्प को क्रूर तरीके से सरल बना दिया गया था, जीवित रहने के लिए यौन संबंधों का आदान प्रदान। यह घटना, जो शुरू में बलात्कार के प्रारंभिक रूप का विस्तार था, एक संगठित लेकिन उतना ही जबरदस्त प्रणाली में बदल गई। यह एक स्वतंत्र विकल्प नहीं था और इसे पारंपरिक वेश्यावृत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यह एक अत्यंत चरम स्थिति में एक निराशाजनक प्रतिक्रिया थी, जहां विकल्प था खुद की अकाल मौत या अपने आश्रितों को भूख से मरते देखना। कुछ महिलाओं के लिए इसका मतलब था एक अधिकारी से संरक्षण की तलाश करना, जो उन्हें भोजन और शरण प्रदान करे, बदले में विशेष यौन संबंधों के लिए। ये रिश्ते, हालांकि परिस्थितियों द्वारा मजबूर थे, कभी कभी कई आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान कर सकते थे। जैसे कि एक जीवित बची महिला ने कहा, तुम एक की संपत्ति बन जाती हो ताकि 20 की संपत्ति न बनो। यह एक पिंजरा था, लेकिन कम से कम एक पिंजरा था जिसमें भोजन था और लगातार मारपीट नहीं थी। ये रिश्ते एक पहचाने जाने योग्य पैटर्न का पालन करते थे। ये बलात्कार के रूप में शुरू होते थे, लेकिन अपराधी अपनी शिकार में रुचि विकसित कर सकता था और उसे अपनी विशेष संपत्ति के रूप में रखने का फैसला कर सकता था। इसका मतलब था कि वह अन्य सैनिकों को उसे आक्रमण करने से रोकता था, उसे भोजन प्रदान करता था और कभी कभी उपहार देता था, जैसे मोजे, चॉकलेट या स्वच्छता के सामान। बदले में महिला को यौन संबंधों के लिए उपलब्ध रहना पड़ता था और कभी कभी घरेलू काम भी करने होते थे। ये व्यवस्थाएं कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों तक चल सकती थीं और अचानक समाप्त हो जाती थीं जब सैनिक को स्थानांतरित किया जाता था या वह रुचि खो देता था। गवाहों ने इस अस्थायी यौन अर्थव्यवस्था में विभिन्न श्रेणियों का वर्णन किया। बैटालियन ब्राइड्स, बैटालियंस ब्रॉइटर, वे युवा महिलाएं थीं जो पूरी सैन्य इकाइयों के साथ जुड़ी हुई थीं, जो एक से अधिक सैनिकों के लिए यौन सेवाएं प्रदान करके भोजन और सुरक्षा प्राप्त करती थीं। वे बैरकों या कब्जे की गई इमारतों में रहती थीं और उपाधिकारियों द्वारा निर्धारित शिफ्टों के अनुसार उपलब्ध रहती थीं। हालांकि औपचारिक रूप से स्वयंसेवक थीं, उनकी स्थिति दास्ता जैसी थी, क्योंकि बचने का प्रयास करने का मतलब था सुरक्षा खो देना और प्रतिशोध का सामना करना। इसके विपरीत दोस्त, फ्रॉइंडिनन, केवल एक सैनिक के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करती थीं, आमतौर पर उच्च रैंक के सैनिक। ये रिश्ते कभी कभी भावनात्मक रूप से जटिल हो जाते थे, जिसमें सैनिक कभी कभी वास्तविक स्नेह दिखाते थे या यहां तक कि शादी या निकासी का वादा करते थे। यह वादा शायद ही कभी पूरा हुआ, क्योंकि सैनिकों के बीच मेलजोल पर प्रतिबंध था। तीसरी श्रेणी स्वतंत्र व्यापारी हैंडलरिनन की थी, जो अधिक स्वतंत्रता के साथ काम करती थीं और जो छोटे मिलन जुलन के बदले विशेष सामानों का आदान प्रदान करती थीं। चॉकलेट, मोजे, केरोसिन, ये लेन देन अस्थायी स्थानों पर होते थे। बमबारी से नष्ट हुई इमारतों में, सैन्य वाहनों में, सार्वजनिक पार्कों में। निराशा ने असंभव को सामान्य बना दिया था और पहले जो सम्मानजनक अपार्टमेंट क्लास के थे, वहां खुलेआम यौन कृत्य हो रहे थे। मैग्डा वीलैंड, 24 वर्ष की एक युवा अभिनेत्री, ने एक चौंकाने वाली गवाही दी। पहले दिनों में कब्जे के दौरान एक अलमारी में छिपने पर उसे एक एशियाई सैनिक ने बलात्कार किया। अधिक हमलों से बचने के लिए उसने उसकी विशेष प्रेमिका बनने का प्रस्ताव दिया। यह समझौता कुछ समय तक काम करता रहा, जब तक कि सैनिक ने अपने विजय का अहंकार किया और फिर उसके साथियों ने उसे साझा शिकार के रूप में ढूंढा। उसकी कहानी इन व्यवस्था की नाजुकता और महिलाओं की निरंतर असुरक्षा को दर्शाती है, यहां तक कि वे जिन लोगों से सुरक्षा की उम्मीद कर रही होती थीं, वे भी उन्हें शिकार के रूप में देख रहे थे। एक और परेशान करने वाला पहलू था कुछ जर्मन पुरुषों की भूमिका इस अस्थायी यौन अर्थव्यवस्था में। जब लगभग सभी युवा पुरुष मर चुके थे या बंदी बना लिए गए थे, तो जो कुछ पुरुष बचे थे, सामान्यतः बुजुर्ग, किशोर या विशेष रूप से जुड़े लोग, कभी कभी मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। कुछ माता पिता या पति भूख के सामने असहाय होकर सैनिकों को अपने बेटियों या पत्नियों को भोजन या ईंधन के बदले में पेश कर देते थे। पारंपरिक नैतिकता बुनियादी अस्तित्व की आवश्यकता के बोझ तले ढह गई थी।
इसी तरह की चिंता का कारण था उन पार्टी दलालों का उभरना जो एक नेटवर्क तैयार करते थे और महिला पीड़ितों को निराशाजनक स्थिति में डालकर उन्हें एक सोवियत अधिकारी के साथ आपूर्ति देने के बदले में कई महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने का सौदा करते थे। वे अपनी कार्यों को एक तरह से अपरिहार्य समझते हुए इसे सही ठहराते थे, यह तर्क करते हुए कि वे कुछ संरचना और सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। वास्तविकता में वे महिलाओं और सैनिकों दोनों का शोषण कर रहे थे और अधिकांश आपूर्ति को अपने पास रख लेते थे। आक्रमणकारियों ने शोषण के असंविधिक तरीकों की स्थापना की। कुछ सोवियत अधिकारी अपने जर्मन प्रेमिकाओं को अन्य सैनिकों को सामान या उपहार के बदले में किराए पर देते थे। कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से सैन्य अड्डों के पास, अस्थायी वेश्याघरों का उदय हुआ, जहां निराश महिलाएं रोजाना सैनिकों की दर्जनों संख्या को सैन्य राशनों के बदले सेवा देती थीं। ये कार्यवाही हालांकि आधिकारिक रूप से स्वीकृत नहीं थी, मध्य स्तर के अधिकारियों द्वारा सहन की जाती थीं, क्योंकि वे इसे अपनी सैनिकों को खुश रखने और बिना किसी नियंत्रण के बलात्कार की घटनाओं को घटाने का एक तरीका मानते थे। जुलाई 1945 में बर्लिन को कब्जे के क्षेत्रों में विभाजित किए जाने के साथ स्थिति बदली, लेकिन खत्म नहीं हुई। ब्रिटिश और अमेरिकी क्षेत्रों में वेश्यावृत्ति और भी संगठित और कम हिंसक रूप में अपनाई गई, लेकिन आर्थिक दबाव की वजह से यह उतनी ही दमनकारी थी। वहां आधिकारिक और अनाधिकारिक रूप से महिलाओं को डॉलर या पाउंड में भुगतान किया जाता था और उन्हें ऐसे सामानों तक पहुंच मिलती थी जो सामान्य नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं थे। पश्चिमी अधिकारियों के लिए ये स्थान आवश्यक बुराई के रूप में माने जाते थे, जो यौन संचारित रोगों के प्रसार को सीमित करते थे और अनियंत्रित दोस्ती को घटाते थे। एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि विभिन्न कब्जे के क्षेत्रों में व्यवहार में अंतर था। सोवियत क्षेत्र में स्थितियां सामान्यतः भयंकर थीं, जिसमें सीधी और हिंसक शोषण की उच्च दर थी। इसके विपरीत पश्चिमी क्षेत्र कम हिंसक होते हुए भी उतने ही शोषणकारी थे, जो आर्थिक दबाव पर आधारित थे। एक जीवित बचे व्यक्ति ने कहा, रूसियों के साथ वे तुम्हें बलात्कार करते थे और फिर शायद तुम्हें खाना देते थे। अमेरिकियों के साथ पहले तुम्हें भूख से मरने दिया जाता था और फिर तुम उनके पास भीख मांगने जाते थे। स्थिति और जटिल हो जाती थी जब महिलाएं नियमित रूप से क्षेत्रों के बीच यात्रा करती थीं, जिन्हें सीमावर्ती महिलाएं ग्रेंसगैंगरिनन कहा जाता था। ये महिलाएं अपनी कार्यप्रणाली और उपस्थिति को हर क्षेत्र के हिसाब से अनुकूलित करती थीं। सोवियत क्षेत्र में वे संयमित तरीके से कपड़े पहनती थीं और अधीनता का अभिनय करती थीं। अमेरिकी क्षेत्र में वे पश्चिमी शैली अपनाती थीं। जब वे संभव होती थीं तो मेकअप करती थीं और अधिक आकर्षक कपड़े पहनती थीं। उन्होंने विभिन्न भाषाओं और राष्ट्रीयताओं के लिए विशिष्ट सांस्कृतिक कोड सीखते हुए एक अद्भुत अनुकूलन क्षमता विकसित की थी। सामग्री की स्थिति अक्सर भयंकर होती थी। कई महिलाएं बमबारी से नष्ट हुए इमारतों में काम करती थीं, जहां न तो हीटिंग थी और न ही किसी प्रकार की स्वच्छता सेवाएं। सर्दियों में ठंडे तापमान ने इन स्थानों को शीतगृह बना दिया था, जहां गंभीर ठंड और लगातार न्यूमोनिया हुआ करते थे। साफ पानी की कमी के कारण बुनियादी स्वच्छता बनाए रखना असंभव था, जिससे संक्रमणों की दर बहुत अधिक थी। चिकित्सा सेवाएं यदि मौजूद थीं तो वे नंगे इंस्पेक्शन होती थीं, जो मुख्यतः यौन संचारित रोगों का पता लगाने पर केंद्रित होती थीं, न कि समग्र स्वास्थ्य के बारे में। ठंड और जिज्ञासु नजरों से बचने के लिए उन्होंने विशिष्ट वस्त्र कोड विकसित किए थे। वे पुराने कपड़े पहनती थीं, जिन्हें वे जल्दी से उतार और पहन सकती थीं ग्राहकों के बीच। वे अपने चेहरे को छिपाने के लिए स्कार्फ या हुड पहनती थीं, न केवल सामाजिक कलंक से बचने के लिए, बल्कि इसलिए भी ताकि वे अपने परिवारों या पुराने पड़ोसियों द्वारा पहचानी न जाएं। यह जानबूझकर अनाम रूप उनके वर्तमान स्थिति से अलग एक पहचान को बचाने के लिए एक निरंतर प्रयास था। स्वास्थ्य पर प्रभाव विनाशकारी थे। यौन संचारित रोग तेजी से फैल गए थे और जीवित रहने के लिए यौन संबंधों में लिप्त महिलाओं में संक्रमण की दर 60% से अधिक थी। सिफिलिस और गोनोरिया विशेष रूप से प्रचलित थे, लेकिन नरम घाव, लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम और अन्य दुर्लभ संक्रमणों के मामले भी दर्ज किए गए थे। फ्रंट पर अनियमित उपचार के दौरान विकसित हुई प्रतिरोधी स्ट्रेन्स सीमित चिकित्सा संसाधनों के कारण इलाज करने में विशेष रूप से कठिन हो गई थीं। अनचाहे गर्भधारण सामान्य थे, जो अव्यवस्थित परिस्थितियों में गर्भपात या नवजातों के अबेंडोनों का कारण बनते थे। अस्पतालों ने 1945 में
अबेंडोनादोस नवजातों में एक खतरनाक वृद्धि दर्ज की, जिनमें से कई का शारीरिक रूप से स्पष्ट रूप से मिश्रित गुणसूत्र था। न्यूकैलन अस्पताल के प्रसूति कक्ष ने रिपोर्ट किया कि 1945 के जून और दिसंबर के बीच जन्मे 27% से अधिक नवजातों की माताएं अविवाहित थीं और इनमें से लगभग 1/3 बच्चों को अस्पताल की कस्टडी में छोड़ दिया गया था या जन्म के बाद कुछ समय में छोड़ दिया गया था। समय के साथ यौन शोषण की संरचनाएं विकसित हुईं और संस्थागत रूप से काम करने लगीं। जैसे जैसे बर्लिन तत्काल कब्जे से एक स्थिर विदेशी सैन्य उपस्थिति में परिवर्तित हुआ, ऐसे जिले उभरे जहां वेश्यावृत्ति को सहन किया जाता था या अनौपचारिक रूप से विनियमित किया जाता था। पोट्सडामर प्लाट्स, अलेक्जेंडर प्लाट्स और रेलवे स्टेशनों के पास के क्षेत्रों में बार, क्लब और होटल स्थापित किए गए थे जो मुख्य रूप से यौन व्यापार के स्थान के रूप में कार्य करते थे। अधिकारियों की सहिष्णुता के तहत जो इन गतिविधियों को विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित रखना पसंद करते थे। सबसे अधिक हृदय विदारक यह था कि इन महिलाओं का सामाजिक रूप से परिवर्तन हुआ। वे पीड़ित से सहयोगी या वेश्या के रूप में कलंकित हो गईं। जर्मन समाज सामूहिक आघात को संसाधित करने में असमर्थ अपना शर्म और दोष उन पर थोप रहा था। उन्हें उनके समुदायों से बाहर कर दिया गया, उनके परिवारों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और सार्वजनिक रूप से चिह्नित किया गया। यहां तक कि वे महिलाएं जिन्होंने पहले बलात्कार का शिकार हुईं और फिर जीवित रहने के लिए वेश्यावृत्ति में लगीं, उन्हें अशुद्ध और द्रोही के दोगुने कलंक का सामना करना पड़ा। हिल्डेगार्ड क्नेफ, जो बाद में अभिनेत्री बनी, ने इस प्रक्रिया का वर्णन किया। पहले हम रूसियों से पीड़ित थे, फिर हम भूख से पीड़ित थे, अंत में हम अपने पड़ोसियों के द्वारा पीड़ित हो गए जो हमें कचरा समझते थे। कोई नहीं पूछता था कि हम जो कर रहे थे क्यों कर रहे थे। कोई नहीं पूछता था कि हमारी स्थिति में क्या किया होता। दूसरों को चिह्नित करना और दोष देना आसान था, बजाय इसके कि हम सब एक जैसे निराश थे। यह कलंक इन परिस्थितियों में जन्मे बच्चों तक फैल गया। जो महिलाएं कब्जे के सैनिकों के बच्चों की मां बनी, उन्हें बेरहमी से अस्वीकार कर दिया गया। उनके बच्चों को रुस्सेन किंडर, अमी बेबीज या बेसार्जुंग किंडर के नाम से तिरस्कृत किया गया, पिता की राष्ट्रीयता के आधार पर। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों में इन बच्चों को निरंतर भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसमें क्रूर ताने और व्यवस्थित बहिष्कार शामिल थे। कई माताओं ने इन बच्चों को अनाथालयों में भेजने का या गोद लेने का विकल्प चुना, क्योंकि वे उन्हें सामाजिक नफरत से बचा नहीं पा रही थीं या उन्हें आर्थिक रूप से बनाए नहीं रख पा रही थीं। कुछ ने अपने बच्चों की उत्पत्ति को छिपाने की कोशिश की, काल्पनिक कहानियां बनाई कि उनके पिता जर्मन थे और युद्ध में मारे गए थे। कुछ ने अलग अलग शहरों में स्थानांतरित होकर नई जिंदगी शुरू की, जहां कोई उनका अतीत नहीं जानता था, और नए जीवन के लिए झूठी कहानियां रचने लगी। यह स्थिति भीषण नैतिक दुविधाओं को जन्म देती थी। कई महिलाएं अपने बच्चों के लिए वास्तविक प्रेम विकसित करती थीं, हालांकि उनके गर्भाधान की परिस्थितियां बहुत कठिन थीं, लेकिन वे जानती थीं कि उन्हें अपने पास रखने का मतलब था उन्हें कलंकित जीवन देना। क्रोइट्सबर्ग की एक महिला ने लिखा, मैं अपने बच्चे को प्यार करती हूं, लेकिन हर बार जब मैं उसे देखती हूं, मैं उस आदमी को भी देखती हूं जिसने मुझे बलात्कार किया था, और जब दूसरे उसे देखते हैं वे दुश्मन को देखते हैं। मैं उसे कैसे बचा सकती हूं? कभी कभी मुझे लगता है कि उसे प्यार करना इसका मतलब है उसे जाने देना। जब आर्थिक स्थिति 1947-1948 के बीच धीरे धीरे स्थिर होने लगी, खासकर पश्चिमी क्षेत्रों में मुद्रा सुधार के बाद, कई महिलाएं जीवित रहने के लिए वेश्यावृत्ति छोड़ सकी। हालांकि इन परिस्थितियों में वर्षों बिताने के बाद उनमें से कई के पास अद्यतन श्रमिक कौशल, औपचारिक शिक्षा या सामाजिक संपर्क नहीं थे ताकि वे पूरी तरह से पुनः स्थापित हो सकें। कुछ महिलाएं अब भी वेश्यावृत्ति में ही रहीं क्योंकि उनके पास अन्य विकल्प नहीं थे। हालांकि अब हालात उतने बुरे नहीं थे। कुछ महिलाएं कारखानों में, सफाई सेवाओं में या घरेलू कामकाजी के रूप में मार्जिनल काम में लगीं, अक्सर अपने अतीत को छिपाते हुए। चेहरे के बिना अपराध, बर्लिन के हॉरर के अदृश्य निशान। सोवियत सेना की वापसी और बर्लिन में सत्ता की संस्थागत होने के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। ट्रुम्मर फ्रावेन ने मलबे को साफ किया, बुनियादी सेवाएं बहाल की गईं, परिवहन फिर से शुरू हुआ और स्कूलों ने अपनी गतिविधियां फिर से शुरू की। पश्चिम में मौद्रिक सुधार और पूर्व में नियोजित अर्थव्यवस्था ने आर्थिक स्थिरता की दिशा में कदम बढ़ाए। 1950 तक बर्लिन में पुनर्निर्माण के स्पष्ट संकेत दिखने लगे थे। साथ ही कुछ अव्यक्त प्रभाव भी बने रहे। सोवियत कब्जे के दौरान
बलात्कार और मजबूर वेश्यावृत्ति से प्रभावित दशकों हजारों महिलाएं। इन अनुभवों को सार्वजनिक रूप से संबोधित नहीं किया गया था और न ही संस्थागत रूप से पहचाना गया था। मानसिक आघात का उपचार नहीं हुआ था, न ही सामाजिक या चिकित्सा समर्थन प्राप्त हुआ था। पूर्वी जर्मनी आरडीए में राज्यतंत्र ने इस मुद्दे को दबा दिया। इन घटनाओं को स्वीकार करना सोवियत सेना की मुक्तिदाता छवि के विपरीत होता। दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया, रिकॉर्ड को वर्गीकृत कर दिया गया और गवाही प्रकाशित करने से रोका गया। शोधकर्ताओं का पीछा किया गया और जिन्होंने इस विषय पर बात करने की कोशिश की, उन्हें निगरानी, सेंसरशिप या पेशेवर परिणामों का सामना करना पड़ा। पश्चिमी जर्मनी आरएफए में यह मौन शीत युद्ध के दौरान कूटनीतिक हितों के कारण था। अधिकारियों ने सोवियत संघ के साथ अतिरिक्त तनाव से बचने की कोशिश की। सामान्य जनसंख्या ने भी इस विषय को संबोधित करने से बचा, आंशिक रूप से क्योंकि उन्होंने हाल के अतीत के मानसिक आघात को दबाने की प्रवृत्ति दिखाई। कुछ चर्चों ने शरण और चिकित्सा सहायता प्रदान की, लेकिन साथ ही उन्होंने पीड़ितों के प्रति सामाजिक कलंक को भी बढ़ावा दिया। कुछ मामलों में सोवियत सैनिकों के बच्चों वाली महिलाओं को धार्मिक समुदायों से बाहर कर दिया गया या उन्हें अपने बच्चों को छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। कुछ संस्थाओं ने विशिष्ट शर्तों के तहत ही प्रवेश की अनुमति दी। असरित महिलाएं आज के पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी के लक्षणों का विकास करती थीं। अनिद्रा, फ्लैशबैक, अत्यधिक सतर्कता, भावनात्मक विच्छेदन और स्थिर भावनात्मक संबंधों को बनाए रखने में असमर्थता। इन लक्षणों का उस समय निदान या इलाज नहीं हुआ था। इन प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए एक नैदानिक ढांचा मौजूद नहीं था। 1970 और 1880 के दशकों में किए गए बाद के अध्ययनों ने मानसिक आघात के निरंतर प्रभावों को पहचाना। कुछ महिलाएं अपने अनुभव को मानसिक रूप से विभाजित करती थीं, जबकि अन्य ने संवेदनशील उत्तेजनाओं को महसूस किया जो दशकों बाद तीव्र प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती थीं। कुछ मामलों में आंशिक स्मृतिहानि या चयनात्मक मूकता के एपिसोड दर्ज किए गए। आघात का प्रभाव बच्चों तक फैला। कई ऐसे वातावरण में बड़े हुए जो अत्यधिक सतर्कता, चिंता, बाहरी दुनिया पर अविश्वास और भावनात्मक संचार की अनुपस्थिति से प्रभावित थे। बेटियों को सामाजिक प्रतिबंधों के साथ पाला गया था और बेटों को पुरुषत्व की भूमिका के बारे में विरोधाभासी संदेश मिले। परिणामी पारिवारिक संरचनाएं बंद थीं और बाहरी वातावरण से कम संपर्क था। जिन्हें कब्जे के बच्चे कहा गया, वे विकृत या खंडित मूल के संस्करणों के साथ बड़े हुए। कुछ को गोद लिया गया, अन्य ने छिपी हुई पहचान के साथ जीवन बिताया। 1980 के दशक से कई लोगों ने अपनी व्यक्तिगत कहानी फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सील किए गए दस्तावेजों, खोए हुए रिकॉर्डों और अधूरी गवाही का सामना करना पड़ा। सहायता संगठनों का निर्माण हुआ, लेकिन सरकारी दस्तावेजों की कमी के कारण परिणाम सीमित थे। कई मामलों में यह पाया गया कि अस्पताल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र और पारिश्रमी अभिलेखों को संशोधित या नष्ट कर दिया गया था। कुछ माताओं ने अपनी जिंदगी के आखिरी वर्षों में भी बात करने से इनकार कर दिया। सोवियत सैन्य अभिलेखों में दस्तावेजों तक पहुंच की अपीलों का भी कोई उत्तर नहीं मिला। कभी कभी पारिवारिक संबंध स्थापित करने के लिए आनुवंशिक परीक्षणों का सहारा लिया जाता था। बाद में किए गए पारिवारिक पीढ़ी अध्ययन ने तीसरी पीढ़ी में भी मानसिक आघात के प्रभावों को पहचाना, जैसे कि लगातार चिंता, नींद के विकार और भावनात्मक जुड़ाव की समस्याएं। इन पैटर्नों को आघात के एक गैर मौखिक संचार के रूप में पहचाना गया, जिसमें पारिवारिक, व्यवहारिक या यहां तक कि एपिजेनेटिक तंत्र के साक्ष्य दिए गए। हाल की मनोविज्ञान क्लिनिकल शोध ने मातृ तनाव और उनके वंशजों के जीन की अभिव्यक्ति में बदलाव के बीच संबंधों की पड़ताल की है। कब्जे के दौरान सामूहिक बलात्कारों को युद्ध अपराध के रूप में कभी भी कानूनी रूप से नहीं परखा गया या पहचाना गया। नूर्नबर्ग परीक्षणों में यौन हिंसा से संबंधित आरोप नहीं लगाए गए थे। इन घटनाओं से संबंधित कोई मुआवजा नहीं दिया गया और न ही कोई आपराधिक प्रक्रिया की गई। दशकों तक सोवियत संघ की आधिकारिक स्थिति इन्हें नकारना या कम करना था। प्रभावित महिलाओं को किसी भी सरकार से मुआवजा या औपचारिक मान्यता नहीं मिली। 1990 में जर्मन एकीकरण के बाद पहले अप्राप्य अभिलेखों पर आधारित शोध उभरने लगे। एक महिला बर्लिन में, जो 1954 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, को जर्मनी में अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। इसे केवल 2003 में जर्मन में फिर से प्रकाशित किया गया और जनता में सामान्य ध्यान प्राप्त हुआ।
इसके प्रकाशन ने एक नई अकादमिक और मीडिया शोध लहर को प्रेरित किया। इसका विस्तृत और कालक्रमिक गवाही भविष्य के गवाही संग्रहों के लिए मुख्य संदर्भ बन गई। अनुसंधानकर्ताओं जैसे बारबरा जौहर, हेल्के सैंडर और एटिना ग्रॉसमैन ने जीवित बची महिलाओं की गवाही एकत्र की। अनुमानित है कि बर्लिन में 100,000 से 130,000 महिलाएं बलात्कार का शिकार हुईं और पूरे जर्मन क्षेत्र में 2 मिलियन से अधिक महिलाएं प्रभावित हुईं। ये आंकड़े बताते हैं कि यह अकेले घटनाएं नहीं थीं, बल्कि यह एक व्यापक प्रथा थी। कई रिपोर्टों में कब्जे के पहले हफ्तों में मामलों का अधिकतम एकत्रण देखा गया था, हालांकि ये घटनाएं महीनों तक चलती रही थीं। इन शोधों से सांस्कृतिक और डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शनों का जन्म हुआ जो सामान्य जनता तक पहुंचे। साथ ही कुछ स्मारक पट्टिकाएं लगाई गईं और यादगार कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम घटनाओं के दशकों बाद हुए, जब अधिकांश पीड़ित पहले ही मर चुकी थीं। कुछ नगरपालिका संस्थाओं ने स्थानीय संग्रहालयों और ऐतिहासिक अभिलेखागार में विशिष्ट संदर्भ शामिल किए। संघर्षों के दौरान यौन हिंसा को 1998 के रोम स्टेट्यूट के तहत युद्ध अपराध के रूप में औपचारिक रूप से पहचाना गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई। यह कानून 1945 में मौजूद नहीं था और इसका प्रत्यावर्ती आवेदन कानूनी कठिनाइयां पैदा करता है। मानवाधिकारों पर आधारित व्यक्तिगत याचिकाओं को उस समय की अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक क्षेत्राधिकार की कमी के कारण स्थगित कर दिया गया था। कुछ क्षेत्रों ने सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में रूस से औपचारिक मान्यता या कम से कम संबंधित सैन्य अभिलेखों तक पूर्ण पहुंच की सिफारिश की है। अन्य लोग ऐतिहासिक दस्तावेजों की पूरी व्यवस्था और स्मृति स्थानों के निर्माण को प्राथमिक मानते हैं। कुछ अकादमिक मंचों पर केवल द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में यौन हिंसा पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के प्रस्ताव भी उठे हैं। इन घटनाओं को द्वितीय विश्व युद्ध की आधिकारिक कहानी में शामिल करना आंशिक और देर से हुआ है। पारंपरिक ध्यान युद्ध संचालन और राजनीतिक निर्णयों पर केंद्रित रहा है, जिससे नागरिक अनुभव, विशेष रूप से महिलाओं, को ऐतिहासिक विमर्श में गौण कर दिया गया है। कुछ विश्वविद्यालयों ने इन अध्ययनों को याददाश्त, लिंग और संघर्ष पर कार्यक्रमों में शामिल किया है। युद्ध के बाद प्रभावित महिलाएं अपनी जिंदगी जारी रखीं, बच्चों की परवरिश की और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में भाग लिया। हालांकि उनके अनुभव आधिकारिक इतिहास से आधे से अधिक सदी तक बाहर रहे। उनके गवाही तक पहुंच कई कारकों द्वारा सीमित थी। राज्य सेंसरशिप, सामाजिक कलंक, मानसिक अवरोध और संस्थागत रुचि की कमी।